देखो बेटा, आपका ये फिजिक्स का हमने आपको पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स बताए थे पहले लेसन के, और पहले लेसन में कुल 11 लेक्चर बने थे, वो मैं आपको सब समझा चुका हूं। उसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको कराए थे। सभी बच्चों ने वीडियोस देखे हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं देखे हैं। आप सब बच्चे पूरा वीडियो देखें। अब आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता शुरू करते हैं। इसका आज मैं आपको लेक्चर नंबर 1 भेजूंगा। इसका पहला पॉइंट है वैद्युत विभव। देखिए, वैद्युत विभव क्या है? तो वैद्युत विभव कोई एक तरीके से देखा जाए तो दो चीजों के बीच डिफरेंस से हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको बी से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात, वैद्युत विभव को कैसे प्रदर्शित करते हैं? बी से। और इसकी एक लाइन की मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर तक लाने में जो कार्य हम लोगों को करना पड़ता है, वो किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, और इसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। यानी बी बराबर होता है W/Q0। अब ये W क्या है जानते हो? परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बाह्यकर्ता के द्वारा लाना जो पड़ रहा है, उस लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, और बी बराबर W/Q0। अब इसका मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। और इसके हिसाब से क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम। W का क्या? जूल, और इसका क्या? कूलाम। तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, और इसे हम लोग जूल प्रति कूलाम भी लिखते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। क्या चीज निकाल सकते हैं? विमा। और विमा निकालना हमने आपको पहले ही बताया था। कैसे निकालते थे विमा इसकी? भाई, कार्य की विमा और अपॉन किसकी विमा? आवेश की विमा। तो इससे आप निकाल सकते हो इसकी विमा। तो क्या बात हो गई है? इसकी विमा अगर मैं निकालूं तो कार्य की विमा क्या हो गई? mL2T-2 अपॉन क्या? कूलाम AT। तो कितनी हो गई फिर? mL2T-3A-1। ये इसकी विमा हो गई। काय की? वैद्युत विभव की। ठीक है। और ये जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि अदिश राशि है। ठीक है। लेकिन ये वैद्युत विभव मैंने आपको बता तो दिया। इसको समझने के लिए आपको वैद्युत विभवांतर का समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? ये दो विभवों का अंतर होता है। क्या होता है? दो विभवों का अंतर। वैद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। देखिए वैद्युत विभवांतर को समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, 8 पॉइंट ए है ये और 8 पॉइंट बी है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट जो है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वैद्युत क्षेत्र में है। कोई परीक्षण आवेश है जो कि यहां पर रखा है, कहां पर रखा है, बिंदु बी पर। तो इस बिंदु बी से इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाने में कुल किया गया कार्य जो होगा वो, और इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम लोग क्या कहते थे, वैद्युत विभव कहते थे। तो अब इसमें जो विभवांतर है वो क्या है कि इस बिंदु पर विभवांतर और इस बिंदु पर विभवांतर, और उन दोनों को जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, दोनों बिंदुओं का अंतर कहलाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, मान लीजिए कि आपके दो पॉइंट हैं, एक ए और एक बी, यहां पर आपने परीक्षण आवेश रखा है। अब इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य क्या, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या, कि जो कोई भी बाह्य व्यक्ति होगा, बाहरी कोई होगा जो यहां से इसको यहां तक लाएगा, और यहां से यहां तक लाने में वो बहुत धीरे धीरे चलेगा, स्लोली स्लोली। क्यों भाई, ऐसा नहीं करें एकदम यहां से यहां जाए, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसके इस जो आपका पॉइंट चार्ज आपने लिया है, इसकी एनर्जी में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको धीरे धीरे लाते हैं और किसी बाह्यकर्ता द्वारा कार्य किया जाता है। तो W कहां से कहां तक, B to AB हम लोग इसको बोलते हैं, यानी B से A तक लाने में किया गया कार्य, और अपॉन परीक्षण आवेश Q0। तो ये कहलाता है दो विभवों का अंतर, यानी यहां पर विभव, यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य। तो इसको हम लोग कहते हैं BA माइनस BB इज इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोई बाह्य करता है तो काम करता है। क्या काम करता है कि इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लाता है। अब ये किसके विरुद्ध काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस साइड में, यहां से इधर को ला रहा है। तो ये किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश, इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत विभवांतर। और यदि कहीं ऐसा हो जाए कि ये जो परीक्षण आवेश है यहां पर रखा है बिंदु बी पर, मैं कह रहा हूं कि बिंदु बी पर न होकर ये कहीं अनंत पर है, क्या चीज है, अनंत पर। यदि बी बी इज इक्वल टू बी इनफिनिटी, जो बी बिंदु है वो अनंत पर हो जाए, उस कंडीशन में इस पर जो विभव होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ये 0 क्यों हो जाती है, ये मानी गई है, सभी वैज्ञानिक इसको 0 मान के ही सॉल्व करते हैं। तो यदि BB इज इक्वल टू 0, और उस कंडीशन में क्या बात हो जाएगी, यहां पर VA इज इक्वल टू W infinity to A अपॉन Q0। यही मैंने आपको परिभाषा अभी थोड़ी देर पहले बताई थी वैद्युत विभव की, कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, अब अनंत से ये इन्फिनिटी है, अनंत से किसी बिंदु, कोई बिंदु मान लीजिए A है, अनंत से परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य
और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं और इसे हम VA से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वैद्युत विभव को समझ सकते हैं। इसकी विमा हमने आपको बता दी, ml2T-3 और कितनी आई थी, ml2T-3A-1। तो ये आपका वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर हो गया। अब अगला पॉइंट है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब देखो वैद्युत क्षेत्र आपको पता है, जैसे आप कोई आवेश क्यू ले लेते हो तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाता है, उसी को तो हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब उस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अभी जो आपने इसकी डेफिनेशन निकाली थी वैद्युत विभवांतर की, वो क्या थी, VA माइनस BB इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये W वही था V-2A, यानी B से A तक ले जाने में किया गया कार्य था W। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, W, तो इसको मैं अगर अपॉन 1 कर दूं तो W बराबर कितना हो गया, Q नॉट और VA माइनस BB। और यदि मैं इसको VA माइनस BB को डेल V कह दूं तो क्या आ जाएगा आपका, W इज इक्वल टू Q नॉट डेल V। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग किया गया कार्य निकाल लेंगे। ये किया गया कार्य है, ये परीक्षण आवेश है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो क्या होगा कि उसमें जो किया गया कार्य है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। और गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं कि, अब ऐसा होता क्यों है, देखो भाई ऐसा इसलिए होता है कि हमने आपको बताया था कि ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। अब यहां से यहां तक हम ला रहे हैं इसको किसे, परीक्षण आवेश से, और वैद्युत क्षेत्र इधर को है। अब आप इसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो परीक्षण आवेश के विरुद्ध आपको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। वो किया गया कार्य W होता है। क्या होता है, W। अब चूंकि ये चलने के लिए स्वतंत्र है तो इस कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा किए गए कार्य W के बराबर होगी। और उस समय यहां पर लिख देंगे एक लाइन, चूंकि ये कण चलने के लिए स्वतंत्र है अतः इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होगी, अर्थात K बराबर W बराबर Q नॉट डेल V। और K का फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा और इससे पहले भी पढ़ा।
के बराबर क्या होता था, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल बी। अगर मान लीजिए हमें b का वैल्यू निकालना है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से 2q नॉट डेल b अपॉन m। और अगर केवल b निकालना है तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 2q नॉट डेल b अपॉन m। तो इसकी मदद से जो है हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वेग किसका, जो आवेश आ रहा है उसका। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकाल सकते हैं। और अगर वो कार्य आपको प्राप्त हो जाए और अगर आपको कार्य नहीं चाहिए, उसकी वेलोसिटी चाहिए, तो आप इसकी मदद से जो है उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज और है यहाँ पर कि आपको ये शो करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े थे, संरक्षी और असंरक्षी बल। संरक्षी और असंरक्षी बल देखो, एक तो ग्रेविटेशनल में था गुरुत्वाकर्षण बल, संरक्षी बल था, और ये भी संरक्षी बल है। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे संरक्षी बल है, संरक्षी बल के लिए तो बस एक लाइन बहुत ज्यादा बढ़िया डिफाइन कर सकती है कि यदि किसी कण में उसका जो बल का मान है वो किया गया कार्य है उस पथ पर अगर निर्भर नहीं करता है तो ऐसे बल को हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। जैसे जो किया गया कार्य है ना वो पथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैंने अभी 2-3 बार आपको ये डायग्राम बनाया है, ये मान लीजिए B है और ये A है। ठीक है, मैं अक्सर ऐसा बना रहा हूं इसको, ये हमें तो A से B तक जाना है, हम लोग क्या ऐसे नहीं जा सकते, ये भी तो A से B का पथ है। मान लीजिए ये ऐसे ना होकर ऐसा है, ये भी तो पथ हो सकता है, या फिर ऐसा भी पथ हो सकता है। ये सब रास्ते जो हैं A से B तक जाने के हैं। तो यहां पर क्या है, मान लीजिए A से B तक इस रास्ते द्वारा किया गया कार्य W1 है, इस रास्ते द्वारा ये रास्ता 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 बराबर है। मान लीजिए दूसरा W2 बराबर है तीसरा W3 बराबर है चौथा W4। अगर A से B तक जाने के ये सब रास्तों के द्वारा पहुंच सकते हैं हम लोग, या जो भी परीक्षण आगे से है उसको हमें A से B तक ले जाना है, तो A से B तक ले जाने के लिए एक रास्ता ये, दूसरा ये, तीसरा यूं 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 यूं, देख रहे हैं आप, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से, और चौथा ये। तो इन सब के द्वारा किए गए कार्य अगर एक जैसे हैं तो इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग संरक्षी फोर्सेस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है कि संरक्षी बल जो है वो वह क्षेत्र है, संरक्षी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करे। तो इसकी बस ये इसमें काफी है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, ये यहां पर संरक्षी बल को शो करता है।
अगला आपका पॉइंट है इसमें, वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। यहां से आपका सही सा शुरू होता है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ये है। अब इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, ये आवेश कोई क्यू है, ये बिंदु O है और यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है ए। एक बिंदु क्या है ए, और इसी रेखा पर एक बिंदु बी और है जिसकी बिंदु O से जो दूरी है वो मान लीजिए x है। और यहां पर आपने कोई एक परीक्षण आवेश रख दिया Q0। अब देखिए यहां भी आपने परीक्षण आवेश रखा है, ये Q रखा है। ये हमने उसमें पिछले लेक्चर में बताया था कि परीक्षण आवेश बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होता है, क्योंकि परीक्षण आवेश की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, इस आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है नहीं? अब देखो ये Q आवेश, ये परीक्षण आवेश, तो इसकी वजह से इस बिंदु B पर लगने वाला फोर्स ये होगा, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये विपरीत है, वो सेम चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एक और कोई आपने पॉइंट ले लिया यहां पर C, B और C के बीच की दूरी जो है वो dx। ठीक है? अब देखिए इसकी लैंग्वेज हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि माना कि क्या मान लेंगे, माना कि कोई बिंदु O है जिस पर एक आवेश Q रखा है। इस Q आवेश की वजह से इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, और इस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A ले लिया। इसी बिंदु A की सीध में OA रेखा पर थोड़ी दूरी चलने के बाद एक और बिंदु ले लिया जिसे हमने B कह दिया। इस बिंदु B पर हमने कोई परीक्षण आवेश रख लिया, उस परीक्षण आवेश को हम Q0 कहते हैं। माना कि बिंदु O से परीक्षण आवेश जो कि बिंदु B पर रखा है की दूरी स्मॉल x है। कितनी है? स्मॉल x। अब हम लोग क्या काम करेंगे भाई, एक चीज और इसमें शो कर सकते हैं कि बिंदु
एक बिंदु सी भी है जो कि रेखा OB पर ही स्थित है, जिसकी बिंदु B और बिंदु C के बीच की दूरी dx है। इतना हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे। अब देखो वही हम लोग कूलाम का नियम लगा सकते हैं। भाई एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इनके बीच की दूरी है, तो दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल किसके नियम से? कूलाम के नियम से। क्या? कूलाम के नियम से। क्या? कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 के। ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तन k है, तो यहां पर हम k भी लगा देंगे। तो Q0/x²। ये किसका नियम है भाई? कूलाम का नियम है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अब ये तो हमने बल लगा दिया। अब बल की डायरेक्शन किधर को होगी? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये बल है बाहर की ओर होगी, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये बल आपका हो गया। किस बिंदु पर? बिंदु B पर। इसकी दिशा किधर को होगी? बाहर की ओर। अब मान लीजिए परीक्षण आवेश जो है आपका ये Q0, इस परीक्षण आवेश को मैं बिंदु B से बिंदु C तक लाना चाहता हूं, इतने न्यूटन है। ठीक है, अब परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। किया गया कार्य भाई आप जानते हो, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब देखो बल तो है आपका ये, बल गुणा विस्थापन। अब बल कितना है? F, और विस्थापन कितना है? dx। लेकिन बल इधर है, विस्थापन इधर है, तो ये -dx। ठीक है बेटा, माइनस समझ रहे हैं क्यों लगाया है? क्योंकि बल की दिशा में नहीं है, बल की दिशा से विपरीत है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, F का मान यहां से, तो कितना हो गया किया गया कार्य? W बराबर F का मान रख दिया 1/4πε0 के, और कितना? Q0/x² और dx। और ये वाला जो माइनस है उसको मैं यहां पे लिख ले रहा हूं। ठीक है, ये वाला माइनस मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये जो किया गया कार्य है आपका, वो कहां से कहां तक है? B से और बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य है ये। अब हम लोगों को क्या काम करना है? अब हम तो ये मानते हैं ना कि परीक्षण आवेश ये तो बिंदु B से यहां तक है, और हमारी विभव की परिभाषा क्या होती है? कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? कि अगर ये परीक्षण आवेश यहां बिंदु B पर ना होता, कहीं इन्फिनिटी पर होता, और इन्फिनिटी से हम इस बिंदु तक लाना चाहते थे, तो क्या होता? तो यदि यहां लिख दें, यदि परीक्षण आवेश को अनंत से स्मॉल r दूरी
तक लाया जाए तब किया गया कार्य। तब किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू क्या? इंटीग्रल ऑफ इनफिनिटी टू r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और कितना? Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। ये आया है। अब इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रल। अब देखिए मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटाऊंगा। ऊपर का थोड़ा सा मिटा दूं मैं। देखो बेटा, इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो कितना हो गया फिर? W बराबर W इज इक्वल टू, इसको मैं ले लूं बाहर, माइनस को ले लूं बाहर। किसको ले लूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q नॉट, इन्हें ले लिया बाहर। तो क्या बचा था? इंटीग्रल ऑफ इनफिनिटी टू r माइनस का dx अपॉन x स्क्वायर। इंटीग्रल कर लो 1/x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल कितना आएगा भाई बताओ? बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q नॉट और इसका इंटीग्रल आता है 1/x। वो भी आएगा माइनस का, माइनस 1/x इसका इंटीग्रल आएगा और माइनस ये, तो माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएंगे? प्लस। इसलिए ये लिखा गया 1/x और लिमिट हुई इनफिनिटी टू r। अब इसकी वैल्यू रख दें तो कितना हो गया फिर? W 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट और इधर 1/r माइनस 1/इनफिनिटी। 1/इनफिनिटी 0 हो गई, r इधर आ गया, तो W बराबर कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q नॉट अपॉन r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन r। ये आया W का मान। और हमें क्या चाहिए? विभव। और विभव क्या होता है? अतः विभव B बराबर होता है W अपॉन Q नॉट। W का ये मान रखते हैं यहां पर, तो B बराबर कितना मिल जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q नॉट अपॉन R इंटू Q नॉट। Q नॉट अपॉन R इंटू Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट बैलेंस हो गई, तो कितना आ रहा है फिर? तो आ रहा है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R वोल्ट। अब निर्वात अथवा वायु के लिए
के बराबर 1 है, निर्वात अथवा वायु के लिए k इज इक्वल टू 1 है, तब उधर जगह नहीं है, अच्छा इधर लिख दिया है, तब b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना q/r वोल्ट। तो ये आपका कहलाता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र। इस तरीके से हम लोग बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आ रही है आपकी कि ये तो आपने विभव निकाल लिया था, और देखो इससे पहले हमने जो आपका पिछला चैप्टर था उसमें आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लोग प्रदर्शित कैसे करते थे, ई से। कैसे करते थे, ई से। और ई का जो फॉर्मूला है वो भी था तो इसी तरह, लेकिन डिफरेंस ये था ई बराबर क्या होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r², न्यूटन प्रति गुणा, ये ई होती थी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये जो है वो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है और e क्या है, e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये r के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर चाहे प्लस हो या माइनस हो, हर एक में q की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर q का वैल्यू माइनस में है तो आपको माइनस में ही लेना पड़ेगा। q की वैल्यू चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, मय चिन्ह के ली जाती है, जबकि इसमें केवल और केवल पॉजिटिव ही ली जाती है। अब देखिए अगर मैं e और b के बीच ग्राफ खींचूं तो देखिए ग्राफ कैसे आता है। देखिएगा ग्राफ इस तरीके से मिलता है e और b के बीच। इधर जो है e तथा b दोनों है और इधर r है। तो ये वाली जो लाइन है वो तो शो कर रही है आपकी बी के लिए और ये वाली शो कर रही है बी के लिए। E is directly proportional to 1/r² और ये B is directly proportional to 1/r। तो इस तरीके से हम लोग इनके बीच डिफरेंस भी शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में
ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ये वैद्युत विभव V है। यहाँ पर क्या है, V जो है वो वैद्युतक्रमानुपाती R होता है और E वैद्युतक्रमानुपाती R² होता है। बाकी दोनों में और कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक चीज और ध्यान में आपको रखना है कि B में जो है वो मय चिन्ह का लिया जाता है, यानी अगर ये माइनस है तो मय चिन्ह के माइनस में लिया जाएगा और अगर प्लस है तो प्लस में लिया जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है कि जो भी चिन्ह होता है उसी के साथ इसको लिया जाता है। अगर ये माइनस में है तो भी प्लस में लिया जाता है और प्लस में है तो प्लस में लिया ही जाता है। ध्यान रखना है कि V विभव जो है वो चिन्ह के साथ ही लिया जाता है। तो बच्चों आप लोग जो है लेक्चर को भाई पूरा देखा करें। बहुत कम बच्चे लेक्चर को देख पा रहे हैं, तो इसको पूरा देखें तभी ये सब समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर इतना ही। बेस्ट ऑफ